Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead with our lecture. और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने शिप्स एंड सबमरीन से स्टार्ट किया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आईएनएस कवरत्ती के बारे में बात करते हैं। आईएनएस कवरत्ती क्या है? ये 4 इंडिजिनसली बिल्ड जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कवरेट्स हैं उनमें से एक है। ये प्रोजेक्ट 28 के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? वही जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था ना, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ये इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है। 3 अदर शिप्स का नाम क्या है? आईएनएस कमोरता, कदमत और किल्तान। तो सारे के से ही नाम है। ठीक है। 4 जो हैं इसके इंडिजिनसली में, चारों के से नाम है। पहला है कवरत्ती, कमरोरता, कदमत और किल्तान। ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा क्या ही याद रखोगे, बस याद रख लो के से नाम है और थोड़ा बहुत ऐसे देख लो कि किस किस टाइप का नाम है ना, किल्तन, कदमत और कमोरता। इसको नाम कवरत्ती, अच्छा ये तो पता होगा आपको, ये लक्षद्वीप का बेसिकली जो कैपिटल है उसका नाम है कवरत्ती, है ना। कवरत्ती उसका नाम है। 90% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें डला हुआ है और ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और कोई भी केमिकल वेलफेयर को कंडीशंस को बेसिकली ये डील कर सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और राफेल फाइटर जेट्स के बारे में बात करते हैं। तो राफेल क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। बेसिकली राफेल का नाम जो है वो फ्रेंच ने बनाया। बेसिकली फ्रेंच का ये फाइटर जेट है। तो इंजन मल्टी रोड फाइटर जेट है जिसको डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ठीक है। उसके बाद एलसीए तेजस की बात करते हैं। एलसीए तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इंडिजिनियसली डिज़ाइन, डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर किया गया है। 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ना। इट इज़ द फर्स्ट बाय इंडिया इंडिजिनियसली डिज़ाइन, डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद एन इंडिजीनियस कंटेंट ऑफ 50%। तो 50% इंडिया का कंटेंट इसमें यूज़ किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पिनाका के बारे में बात करते हैं। पिनाका क्या है? बेसिकली एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो आपको याद रखना है क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो डीआरडीओ ने इंट्रोड्यूस किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। 100 kg का इसका पेलोड है और रेंज कितना है? 40 किलोमीटर का। 100 kg का पेलोड है और 40 किलोमीटर का इसका रेंज है। उसके बाद आगे बात करते हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ना, विच इज़ डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ना, बेस्ड ऑन इंडिजिनियसली डेवलप्ड माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम। तो कोई पूछ ले अभ्यास क्या है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये ध्यान रखना। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये इंपॉर्टेंट है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक ये वर्ड याद रख लेना और एक ये हीट याद रखना। कहीं ऐसा वर्ड आ जाए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट तो ये भी याद रखना। ठीक है। ये दोनों अभ्यास से रिलेटेड है। ठीक है। ऐसे ही याद करना बस, ना कोई घुसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दो टॉर्पेडो क्या होता है। टॉर्पेडो बेसिकली जैसे सबमरीन होती है ना, सबमरीन या फिर सबमरीन में बेसिकली मिसाइल सिस्टम होता है ऐसे सिगार शेप्ड का, इस टाइप से रहता है, ऐसे करके इस टाइप का रहता है ना, सिगार शेप का ऐसे रहता है, सॉरी ऐसे इस टाइप से, मतलब सिगार होता है ना, सिगार कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है सिगार, इस टाइप का रहता है, ये ऐसे रहता है ना, इस टाइप का रहता है टॉर्पीडो ना। तो इस टाइप का रहता है टॉर्पीडो, सबमरीन से लॉन्च होता है। ठीक है। अब इसमें बोल क्या रहा है, ये वाला जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये बेसिकली एक टॉर्पीडो सिस्टम है। इसमें क्या होगा? असिस्टेड रिलीज मतलब ये असिस्ट करेगा टॉर्पीडो के रिलीज़ में। ठीक है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है ये, बेसिक टॉर्पीडो सिस्टम है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ऑपरेशन में डिप्लॉय होगा। ठीक है। टॉर्पीडो क्या होता है? एक वेपन होता है कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ गाइडेड, सिगार शेप अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल दैट कैरीज अ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड। तो इसका जो वॉरहेड होता है ना, जो ये मैंने बताया आगे वाला, ये तो पूरा है ऐसे मिसाइल है, तो ये वॉरहेड होता है इसका, ये वाला। तो यहाँ पे ऐसे फ्यूल होता है, जैसे ही किसी पर टकराता है ये तो ब्लास्ट होता है इस टाइप से। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वरुणास्त्र के बारे में बात करते हैं। ये शायद कहीं यूपीएससी में पूछा गया है वरुणास्त्र। अब देखो अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र इज अ वेपन, है ना। अस्त्र का मतलब वेपन होता है और ये बेसिकली एक वेपन सिस्टम है। तो ये टॉर्पीडो का ही सिस्टम है, ये टॉर्पीडो ही है, सॉरी ये टॉर्पीडो ही है। शिप लॉन्च हैवी वेट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो विच इज़ केपेबल ऑफ टारगेटिंग क्वाइट सबमरीन्स बोथ इन डीप एंड शैलो वाटर्स। तो सबमरीन को टारगेट करता है, टॉर्पीडो है, आपको बस ये याद रखना है। रेंज कितना है? 40 किलोमीटर का है एंड इट कैन ट्रैवल अप टू स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 400 मीटर्स। ठीक है।
मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 400 मीटर्स की, रेंज कितनी है 40 किलोमीटर की, स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर की। इसने डेवलप किया है डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया। आगे बढ़ते हैं और बायो टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। तो बायो टेररिज्म क्या होता है, बायो और टेररिज्म। तो जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, क्या है, मान लो आपको कोविड-19 है, ठीक है। आपको कोविड-19 है, आपने क्या किया, आपको कोविड-19 है, आपने ज़बरदस्ती फैलाने के लिए इसको क्या किया कि मान लो आपने क्या किया, कोई बहुत ही पॉपुलेटेड जगह पे गए आप और सबसे हाथ मिलाने लगे, है ना, सबसे हाथ मिलाने लगे ज़बरदस्ती। आपको पता है आपको कोविड-19 है, आप ज़बरदस्ती सबसे हाथ मिला लो ताकि सबको वायरस जाए, तो ये दिस इज़ एन एक्ट ऑफ बायो टेररिज्म। ऐसे ही बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे एंथ्रैक्स एक बार फैलाया गया था वॉर में, है ना। ऐसे लेटर्स में ये जो एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया है, इसको लगा के लेटर भेजे गए थे, तो सबको एंथ्रैक्स हो गया था। इस टाइप से एंथ्रैक्स या कोई और डिजीज, एंथ्रैक्स ही था मेरे हिसाब से। तो ये बायो टेररिज्म की टेक्निक है। बेसिकली क्या होता है, प्लान्ड डेलिब्रेट यूज़ होता है पैथोजेनिक स्ट्रेंस का, पैथोजेनिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस जो डिसीज़ कॉज करते हैं, डेलिब्रेट यूज़ होता है उसका, डेलिब्रेटली उसको प्लान किया जाता है कि भाई मारा जाए लोगों को, है ना। वेपन से मारा नहीं जा पा रहा है तो बायो टेररिज्म के थ्रू उनको इन्फेक्ट किया जाता है। टू स्प्रेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज ऑन अ मास स्केल इन ऑर्डर टू डिवास्टेट द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। तो कोविड-19 का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैंने समझाया कि आपको कोविड-19 आप सबसे आगे हाथ मिलाएंगे और सबको टच करने लगे, तो दैट इज़ एन एक्ट ऑफ बायो टेररिज्म। एग्जिस्टिंग मेजर क्या है काउंटर करने के लिए बायो टेररिज्म को, तो पहला है एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट, दूसरा है एनडीएमए के अंदर प्रोविजंस हैं इसके, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के अंदर इसके प्रोविजंस हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इसके इनिशिएटिव्स हैं, तो पहला है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या करता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स के डिसआर्मामेंट को एड्रेस करता है। उसके बाद दूसरा है इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट। इंटरपोल क्या, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, बेसिकली जो बायो टेररिज्म से रिलेटेड एजेंसीज़ होती हैं, है ना, उनमें लॉ इन्फोर्समेंट करता है, ठीक है। तो जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं उनके इनेबल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगेंस्ट डेलिब्रेट यूज़ ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस एंड बायोलॉजिकल टॉक्सिन, तो इनके अगेंस्ट बेसिकली काम करता है। फिर एक है कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी की हम डिस्कस कर चुके हैं ना, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से डील करता है, उनके ट्रांसफ़र और यूज़ से डील करता है, तो ताकि उनका सेफ़ यूज़ हो पाए, है ना, हैज़ार्डियस यूज़ ना हो, उससे ये बायो सेफ्टी डील करता है, कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। उसके बाद लास्ट सेक्शन देते हैं अवार्ड्स का। अब अवार्ड्स में आप सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि किसको किसको मिला है, कितने नाम याद रखोगे, है ना। मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है किस लिए मिला है ना। जनरली क्वेश्चन पूछेंगे तो इस पर पूछेंगे कि किस लिए मिला था। तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है CRISPR-Cas9 को डेवलप करने के लिए। CRISPR-Cas9 क्या है, जीन एडिटिंग टूल है, तो इससे जीन एडिटिंग बेसिकली होती है, ठीक है। तो जीन एडिटिंग होती है, ये इससे जीन सीक्वेंसिंग का चेंज होता है, जीन कट एंड पेस्ट होता है, ये सब होता है। तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जीन एडिटिंग के लिए मिला, CRISPR-Cas9 के लिए मिला है। क्या है ये, जीन एडिटिंग टूल है। उसके बाद मेडिसिन में किस लिए मिला है, मेडिसिन में बेसिकली हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर करने के लिए मिला है। और कौन कौन से वायरस होते हैं, तो ए से लेकर ई तक वायरस होते हैं, ABCDE, हेपेटाइटिस ABCDE, इस टाइप के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस में बेसिकली लिवर को इन्फेक्ट होता है, लिवर ख़राब हो जाता है ना, इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस सी बेसिकली ब्लड बॉर्न वायरस है। तो ऐसा नहीं है कि पानी अपने वायरस वाला पिया तो आ गया, ये बेसिकली ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड आदमी है ना, उस इन्फेक्टेड आदमी को कोई इंजेक्शन लगाया गया है ना, तो वो जो सीरिंज है उसकी फिर दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ हो गई, तो वो जो सीरिंज के थ्रू फिर वो इन्फेक्शन इसमें चला जाएगा। तो ब्लड बॉर्न वायरस है, ठीक है, ब्लड के थ्रू ओरिजिनेट होता है, बेसिकली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ही ये वायरस एक दूसरे से दूसरे में जाता है। इट हैपन्स थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ HCV कंटामिनेटेड, जो भी इससे कंटामिनेटेड है, contaminated blood and blood products, contaminated injections, medical procedures and through injected drug use, ठीक है। तो उन सबसे ये होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है इसका, है ना। और मेजर कॉज है लिवर कैंसर का, अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। ये याद रखना कि जो हेपेटाइटिस सी है अभी तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। अदर टाइप ऑफ वायरसेस क्या हैं, तो पहला है हेपेटाइटिस ए वायरस किससे होता है, ये बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है, सेक्स प्रैक्टिसेस से भी हो सकता है। वैक्सीन है इसके लिए, यस वैक्सीन है इसके लिए। फिर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। हेपेटाइटिस बी वायरस किससे होता है, इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन और बॉडी फ्लूइड से होता है ना। इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से न्यूबॉर्न में आ सकता है ये, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर
कैसे स्प्रेड होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ HBV कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कंटामिनेटेड इंजेक्शन, जैसे सी होता है ना, HCV जैसे स्प्रेड होता है वैसे ही ये भी बी भी होता है, बट इसमें ये है कि ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स सीमेन और इन सब से भी हो सकता है, ठीक है, और वाटर से भी हो जाता है शायद, ब्लड सीमेन और बॉडी फ्लूइड से तो होता ही है, आप ये बस याद रखना। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, येस वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सी के लिए बारे में तो हमने बात कर ली थी, अब डी के बारे में बात करते हैं। तो डी क्या है, डी बेसिकली उन्हीं को होता है जिनको बी हो चुका होता है, ठीक है। तो बी अगर आपको है तो आपको डी भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम HDV इन्फेक्शन एज वेल। तो ये वाली सेम वैक्सीन यहाँ पे भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ई वायरस के बारे में बात करते हैं। ई वायरस किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है, इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। आगे बात करते हैं और नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसके लिए मिला है, ये बेसिकली ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काम किया था, उनको बेसिकली इसलिए मिला है ताकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है ब्लैक होल्स की। तो ब्लैक होल क्या होते हैं, एक ब्लैक कलर का होल होता है बेसिकली, इतना छोटा, बेसिकली ब्लैक होल ऐसा एक होल होता है जिसमें इनफाइनाइट मास आ जाता है, इनफाइनाइट डेंसिटी होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाती है ना, इसीलिए ये दिखता नहीं है, इसीलिए इसको ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से लाइट बाहर जा नहीं पाती है, कोई भी मैटर बाहर नहीं जा पाता है, इसे सब एक बहुत ही टाइनी स्पेस में स्क्वीज़ हो जाता है। ये बनता है कैसे, हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि जब बहुत बड़ा स्टार ऐसे कोलैप्स कर जाता है, तो वो कोलैप्स करके एक छोटे से ऐसे पॉइंट पे आ जाता है, पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, इस छोटे से ऐसे सर्कल में आ जाता है, उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। व्हेन अ बिग स्टार इज डाइंग, है ना, दे आर इनविजिबल, और बहुत ही हाई इसमें इसकी ग्रेविटी होती है। अब इसका एक इससे एसोसिएटेड टर्म एक देख लेते हैं, जैसे मान लो ये ब्लैक होल है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारा मास कंसनट्रेटेड है इसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ पे सारे फिजिक्स के लॉज ख़राब हो जाते हैं। ब्लैक होल में तो वैसे भी सारे फिजिक्स के लॉज कोई काम नहीं करते, है ना, उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और देखो इसकी अब हमें ये तो पता चल गया कि यार ये जो है बेसिकली ना ये दिखता नहीं है, तो हमने पता कैसे लगाया कि ऐसी कोई चीज़ है ना, ऐसी कोई चीज़ है, हमने पता कैसे लगाया, ये हमने ऐसे पता लगाया कि भाई इसके जो बाहर वाली बाउंड्री होती है ना, जैसे मान लो ये ब्लैक होल है, तो इसके जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। अब ये जो इवेंट होराइजन है ना, ये बेसिकली एमिट करता है रेडिएशन, ये बेसिकली विजिबल लाइट भी एमिट करता है। तो वहाँ से हमको ये पता चला कि ऐसा कुछ है सिस्टम ब्लैक होल टाइप। इसको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था 2019 में, पहला ऑप्टिकल इमेज आया है ब्लैक होल का, ठीक है। तो जैसे मैं सिंगुलैरिटी की बात कर रहा था, तो सिंगुलैरिटी क्या है, एक वन डायमेंशनल पॉइंट है जो कि सेंटर होता है ब्लैक होल का, जो बहुत जिसमें इनफाइनाइट मास होता है, बेसिकली बहुत ही छोटी स्पेस में, एकदम नेग्लिजिबल स्पेस में, डेंसिटी बहुत हाई होती है, ग्रेविटी बहुत इनफाइनाइट होती है, दोनों इनफाइनाइट होता है, स्पेस टाइम कर्व जो है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, कोई भी फिजिक्स का लॉ यहाँ फॉलो नहीं होता है। इवेंट होराइजन क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अराउंड द ब्लैक होल, है ना। उसके बाद एक चाइल्ड रेडियस है, वो बेसिकली इवेंट होराइजन का रेडियस होता है। तो जैसे ये होल है, तो इसके बाहर वाला जो रेडियस होता है ना, उसको हम बोलते हैं ये जो भी है श्वार्ज़ चाइल्ड रेडियस। डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स की बात करते हैं, तो ब्लैक होल का डिटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एमिट करता नहीं है, ना ही लाइट एमिट करता है, ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये एमिट करता है। तो हम बेसिकली इसको डिटेक्ट कैसे किए हैं, इसको हम डिटेक्ट किए कि जो इसकी आउटसाइड बाउंड्री है, जो इवेंट होराइजन है, वो वास्ट अमाउंट ऑफ गैसेस, क्लाउड्स, प्लाज्मा जो है ये सब वहाँ रहता है ना, तो वो बेसिकली विजिबल लाइट को एमिट करता है और भी रेडिएशन से एमिट करता है, तो वहाँ से हमने प्रेजेंस को डिटेक्ट किया है ना। और उसके जो ब्लैक होल जब होता है ना, तो उसके आसपास इतना देखो, इतना ग्रेविटी है, इतना ग्रेविटेशनल पुल है, तो जो इसके आसपास वाले कोई होगा चीज़, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये, तो उसको स्टडी करके हमने ये ब्लैक होल को पता लगाया है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप हो रही है कहाँ पे, गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ सेटअप हो रही है, गुजरात में। लिथियम के बारे में बात करते हैं, क्या है, एक एल्कली मेटल है, लाइटेस्ट है, 0.002% अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, ब्राइन डिपॉजिट में मिलता है। ब्राइन डिपॉजिट मतलब जहाँ सॉल्ट और वाटर होता है, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन, तो वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ मिलता है, लिथियम ट्राइंगल में। लिथियम ट्राइंगल कहाँ है, ये आपका साउथ अमेरिका है ना, ये है साउथ अमेरिका, है ना, एक मिनट अच्छे से बना देते हैं, ये है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आपका चिली है ना, ये चिली है, फिर यहाँ पे आपका अर्जेंटीना आता है इधर, है ना, ये अर्जेंटीना है, और यहाँ पे बोलिविया आता है ना, चिली, बोलिविया और इधर अर्जेंटीना। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजर्व्स बोलिविया में है लिथियम के, ठीक है।
अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें हम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ हैं, बोलीविया में। ठीक है, याद रखना आप, बोलीविया कहाँ है, साउथ अमेरिका में। और लिथियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बहुत जगह यूज़ होता है। लिथियम आयन बैटरीज बनाने में यूज़ होता है। ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो हाई वोल्टेज कैपेसिटी होती है, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, हाई स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जल्दी ख़राब नहीं होती हैं बेसिकली। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू निकल कैडमियम बैटरी, ये बहुत ही स्मॉल होती हैं, लाइट होती हैं, है ना। और बट इसका कौन ये है कि ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू निकल कैडमियम जो बैटरीज होती हैं ना, उनके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। बट इनका सेल्फ डिस्चार्ज और मतलब सेल्फ डिस्चार्ज जल्दी नहीं होती है ना, बहुत टाइम तक चलती हैं, बेसिकली बात यही है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इन एरोस्पेस, यहाँ सब ये लिथियम यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल के बारे में। तो इंडिया का पहला XP100 किसने लॉन्च किया, XP100 IOCL ने लॉन्च किया। ये 100 का मतलब क्या है, 100 इज़ बेसिकली द ऑक्टेन नंबर, है ना। और XP इज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, बेसिकली ऐसे समझ लो, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है। ठीक है, तो ये बेसिकली IOCL ने लॉन्च किया है ना। ऑक्टेन नंबर अगर किसी फ्यूल का बहुत हाई होता है तो उसकी रेजिस्टेंस टू नॉकिंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है। नॉकिंग मतलब आप देखो कि जैसे कभी आप इंजन चालू करो तो कट 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 आवाज़ आती है इंजन में से, है ना। वो कट 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 आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि अंदर जो फ्यूल होता है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। अच्छे से अगर फ्यूल बर्न नहीं होता है तो क्या होता है कि जो अनबर्नड फ्यूल होता है और जो बर्न फ्यूल होता है वो आपस में टकराते रहते हैं, है ना। तो उस वजह से ऐसे कट कट आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो ऑक्टेन नंबर अगर हाई होता है तो फ्यूल जो है वो अच्छे से बर्न करता है ना, और नॉकिंग नहीं होती है। समझ में आ गया। और जो बेसिकली नॉकिंग का रीज़न क्या होता है कि कुछ कुछ जो पार्ट होता है फ्यूल का, है ना, वो पहले इग्नाइट हो जाता है और कुछ कुछ बाद में इग्नाइट होता है, तो यूनिफॉर्म इग्निशन नहीं होता है, इस वजह से नॉकिंग होती है। तो इसको हटा देता है ये क्या, ऑक्टेन नंबर। मतलब बेसिकली अच्छा ऑक्टेन होगा, हाई ऑक्टेन होगा तो ये नॉकिंग नहीं होगी इंजन में। ठीक है, हायर द ऑक्टेन नंबर मोर स्टेबल इज़ अ फ्यूल। ठीक है, तो ये बस आप याद रखना किसने लॉन्च किया, IOCL ने। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट की, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। तो काकरापारा के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट है वो 700 मेगावाट का प्लांट है ना। बिगेस्ट इंडिजेनियसली डेवलप्ड वेरिएंट है प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर का। तो ये प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है जिसमें नेचुरल यूरेनियम यूज़ होता है और हैवी वाटर जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, उसको एज अ कूलेंट और मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब हम ये इसमें बोला है कि इट अचीव्स क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, कोई भी एटॉमिक पावर प्लांट क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि अब रिएक्शन इतना हो रहा है, अब रिएक्शन इतना सस्टेनेबल है कि इतने न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं कि फाइनली वो बेसिकली आगे रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बेसिकली रिएक्टर अचीव्स क्रिटिकलिटी व्हेन ईच फिजन इवेंट releases a sufficient number of neutrons to sustain an ongoing series of reactions। तो अब कोई हमको एक्सटर्नल पावर देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये रिएक्शन जो है वो अपने आप चलता रहेगा क्योंकि इतने न्यूट्रॉन्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो अपने आप रिएक्ट करके अपने आप ये सस्टेन कर लेंगे रिएक्शन। ठीक है, और यही है, बस यही क्रिटिकलिटी का है। इंडिया में जो अभी टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल है वो कितनी है, 6780 मेगावाट। इंडिया जो है अभी यूरेनियम इंपोर्ट करता है कहाँ कहाँ से, रशिया से, कजाकिस्तान से और कनाडा से। तो रशिया, कजाकिस्तान और कनाडा से बेसिकली जो यूरेनियम है वो इंपोर्ट होता है। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स भी। तो उत्तर प्रदेश में नारोरा है ना। राजस्थान में राजस्थान पावर एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में काकरापारा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटका में कायगा है, यहाँ पे मद्रास एटॉमिक यूनिट है और यहाँ पे कुंदमकुलम है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। तो फिजन क्या होता है, फिजन मतलब एक चीज़ से जब दो चीज़ें बननी हो तो उसको हम फिजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब जब दो चीज़ें आपस में मिलकर एक बड़ी चीज़ बना रही हो, दैट इज़ फ्यूजन। और दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब फिजन में क्या होता है, फिजन में बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 235 को तोड़ता है लाइटर एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें इट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज़ होता है। और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो न्यूक्लियाई आते हैं बेसिकली, जैसे ड्यूट्रियम और ट्राइटियम आए और इन्होंने मिलके नया मॉलिक्यूल बनाया, है ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रिटियम और ड्यूट्रियम यूज़ होता है ना फ्यूजन में, और फ्यूज़ होकर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है हैवी हो, पर एक दो आके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, दो आके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस इज लेसर देन अ न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में बेसिकली जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर कोई ऐसे पूछ ले कि फिजन और फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज़ होती है तो कहाँ क्या बोलोगे,
फ्यूजन में रिलीज़ होती है ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, ये याद रखना, फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्टर्स प्रोड्यूस अ हाईली रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट्स। फ्यूजन रिएक्टर्स हैव नो हाई एक्टिविटी लॉन्ग लिव्ड रेडियो वेस्ट, इसमें कोई रेडियो वेस्ट नहीं, रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो इसमें जनरेट नहीं होता, किसमें, फ्यूजन में, ठीक है। फ्यूजन में कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं होता है, ठीक है। एडिशन न्यूट्रॉन्स रिलीज इन अ फ्यूजन रिएक्शन कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन विच सस्टेन्स द फ्यूजन रिएक्शन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे मैंने बात किया था ना आपसे कि ये न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो रहा है इसमें, है ना, तो ये जो न्यूट्रॉन है ऐसे रिलीज़ होता है कि बाकी आगे आने वाला, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये न्यूट्रॉन यहाँ से आ रहा है और यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, और इसको ब्रेक कर रहा है 2 में। अब ये जो न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ है ये फिर जाएगा किसी यूरेनियम पे और फिर इसको ब्रेक करेगा, तो ऐसे ये रिएक्शन जो है वो सस्टेन हो सकता है, समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम चाहिए ना। Due to tremendous amount of pressure and temperature needed to join the nuclei together, fusion reactions are difficult to sustain for long period। तो long period के लिए सस्टेन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो ये फ्यूजन है उसको यूज़ नहीं करते हैं। जबकि ऑल्दो इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है ना, तब भी हम फ्यूजन को यूज़ करते हैं क्योंकि फ्यूजन जो है वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए रिएक्शन हो सकता है इसमें, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हाइपर लूप के बारे में। तो हाइपर लूप क्या है बेसिकली, जस्ट अ मिनट। हाइपर लूप क्या है बेसिकली, हाइपर लूप इज़ अ हाई स्पीड ट्रेन। इसमें क्या होता है, देखो हाइपर लूप में क्या होता है, एक वेसल टाइप की होती है, इस वेसल में क्या होता है, वैक्यूम होता है, पूरा एयर नहीं होती है, इस वेसल में वैक्यूम होता है और फिर ऐसे टाइप की एक ट्रेन होती है, ठीक है। वो ट्रेन जो है वो हवा में चलती है, हमें मतलब इसे टच नहीं करती ग्राउंड से, वैक्यूम होता है ना। मैग्नेट्स लगे होते हैं यहाँ पे, सुपर हाई मैग्नेट्स, ठीक है, ऐसे सुपर हाई मैग्नेट्स लगे होते हैं और ये बेसिकली टच नहीं करती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर लूप। So it is a high speed train that travels in a near vacuum tube, fifth mode of transportation after railways, roadways, airways and waterways। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि भाई इसमें देखो 2 चीज़ें हट गई। क्या मैंने बताया आपको, ये वैक्यूम ट्यूब है पूरी, है ना, तो इसमें एयर नहीं है ना, पहली बात तो इसमें एयर नहीं है क्योंकि वैक्यूम है, यहाँ पे एयर नहीं है। दूसरा ये हवा में चलती है, मतलब ये यहाँ से टच नहीं करती, यहाँ से टच नहीं करेगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, तो एयर रेजिस्टेंस भी इसमें हट गया और फ्रिक्शन जो लगता था हमारा नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वो भी नहीं है ना। तो इसमें 2 चीज़ें चली गई। रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस अलाउ द कैप्सूल इनसाइड द ट्यूब टू रीच द स्पीड ऑफ मोर देन 1000 km/h, ठीक है, देयर बाय ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द टाइम ट्रैवल। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें रिड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या है वो बढ़ जाती है। अब आगे बात करते हैं रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग के ऊपर। तो रमन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, रमन इफेक्ट इज़ बेसिकली व्हेन देखो रमन इफेक्ट क्या होता है, जब कोई लाइट पड़ती है किसी पार्टिकल के ऊपर, है ना, तो लाइट उसको स्कैटर करती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ स्कैटर्ड होती है। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट होती है ये रमन इफेक्ट, मतलब रमन बोलता है कि ये जो है वो लाइट कुछ स्कैटर होती है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है तो कुछ स्कैटर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, है ना, फोटॉन्स होते हैं लाइट में, हुज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी विद विच दे ट्रैवल। When they strike the molecules in a medium at a high speed, they bounce back and scatter in different directions depending on the angle in which they hit. This is called Raman effect. तो यहाँ पे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ लाइट हिट करी, है ना, तो वो स्कैटर होती है बहुत जगह, तो ये जो स्कैटरिंग होती है लाइट की उसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है। कुछ पास भी हो जाएगी सीधे, कुछ स्कैटर हो जाएगी, तो इसको जो ये रमन ने बोला था कि कुछ लाइट स्कैटर भी होती है, सारी बाउंस बैक और पास नहीं होती है ऐसे ना, कुछ स्कैटर भी होती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं विंटर डीजल की। तो ये विंटर डीजल क्या है, बेसिकली IOCL ने बनाया है ना, लो विस्कोसिटी है इसका, लो बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये काम कर सकता है, इसका सीटेन रेटिंग बहुत हाई है, मतलब बहुत ही ईजिली कंबशन इसका हो जाता है ना, और कॉम्प्रेशन बहुत ही कम चाहिए होता है। तो सल्फर कंटेंट इसमें बहुत लो है, पोर पॉइंट बहुत लो है। पोर पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जितने लो टेम्परेचर पे ये काम कर सकता है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ये है कि कितने लोअर टेम्परेचर पे ये काम कर सकता है ना, पंप हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पोर पॉइंट, है ना। तो सल्फर कंटेंट कम है, उससे क्या होगा, सल्फर कंटेंट मतलब इम्प्योरिटी कम है ना, इम्प्योरिटी कम है तो क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल बर्न अच्छे से होता है ना, एग्जॉस्ट उससे कम निकलेगा, है ना, मतलब जो एग्जॉस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं PM वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब इससे कम एमिट होगा, है ना, तो इसीलिए ये फ्यूल है, ठीक है। विंटर डीजल नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं और वेनेडियम के बारे में बात करते हैं। तो वेनेडियम क्या है, वेनेडियम इज़ बेसिकली derived from vanadium is derived from iron ore, carbonaceous shale and phyllites and steel slag। तो यहाँ सबसे वेनेडियम मिलता है। अभी क्या क्यों आया है न्यूज़ में, क्योंकि जो GSI है अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने
अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम मेटल के कंसंट्रेशन को ढूंढा है। सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं वेनेडियम के? हमारे कर्नाटका में मिलते हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कहाँ मिलते हैं? कर्नाटका में, ठीक है। इंडिया जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है वेनेडियम का, है ना। ऑल्दो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा ये कंज्यूमर है, बहुत ही बड़ा कंज्यूमर है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है किसका? वेनेडियम का, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें वेनेडियम की, तो करोजन रेजिस्टेंस होती है, इसमें स्टेबिलिटी होती है अगेंस्ट एल्कलीज, एसिड्स एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं और वैभव समिट के बारे में बात करते हैं। वैभव समिट क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो भारतीय वैज्ञानिक समिट है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा? साइंस एंड रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। वैसी कुछ समिट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे ताकि जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ और R&D ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बाहर, कहीं भी वर्ल्ड में बाहर काम कर रहे हैं, उनकी हम जो नॉलेज है उसको इन्हांस कर पाएँ, है ना। तो उनके थ्रू बेसिकली उनकी क्या नॉलेज इन्हांस करेंगे, मतलब उनके थ्रू हम इंडिया का जो रिसर्च सिस्टम है उसको हम इन्हांस कर पाएँ। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम क्या करेंगे? जो बाहर रिसर्च कर रहे हैं, जो बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं जो बाहर रिसर्च कर रहे हैं, उनको हम इन्वॉल्व करेंगे और इंडिया का जो रिसर्च सिस्टम है उसको हम अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये है किसमें? ये है अपना वैभव समिट में, है ना। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DRDO के एंड DRDO मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर। तो ये क्या है? साइबर फिजिकल सिस्टम की बात हो रही है, तो कुछ साइबर से रिलेटेड है। तो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा ताकि एक साइबर फिजिकल सिस्टम का जो इकोसिस्टम बन पाए, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सके और नेशन वाइड एफर्ट्स को हम इंटीग्रेट कर पाएँ, ताकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर पाएँ, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा पाएँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएँ, इनोवेशन कर पाएँ, कमर्शलाइजेशन कर पाएँ। किसका? साइबर फिजिकल सिस्टम्स का, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? DST इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, बस यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और लैब ग्रोन मीट के बारे में बात करते हैं। तो लैब ग्रोन मीट क्या है? जो लैब में उगा हुआ मांस है उसको हम बोलेंगे लैब ग्रोन मीट, है ना। अभी क्या होता है? आप चिकन को मारते हो, जिंदा चिकन को मारते हो और फिर उससे मीट बनाते हो, है ना, उसको कुक करते हो। बट लैब ग्रोन मीट क्या होगा? इसमें लैब में बनेगा। लैब में कैसे बनेगा? जो भी चिकन है उसके स्टेम सेल्स को ले लेंगे ये लोग, है ना। स्टेम सेल से लेके उससे फिर फाइनली पूरा का पूरा ये लोग चिकन बना देंगे, या फिर कोई ऑर्गन बना देंगे, या फिर मीट बना देंगे। पूरा चिकन तो नहीं बनाएंगे, पर हम मीट बना देंगे उससे, है ना। मसल उसमें ऐड कर देंगे। अब ये कैसे होगा काम? अब इसमें ये ऐसे होगा कि भाई जो साइंटिस्ट हैं वो एनिमल्स के स्टेम सेल्स को यूज़ करेंगे और उससे मीट बनाएंगे। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स और टिश्यूज़ के। तो स्टेम सेल्स बेसिकली जुड़ जुड़ के एक बड़ा मीट का पीस बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? इन स्टेम सेल्स को हम फीड करेंगे किसके साथ? अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, और फिर ये मसल सेल्स को बना देंगे मल्टीप्लाई होके, ठीक है। ऐसे ये लोग लैब ग्रोन मीट को बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। उसके बाद मॉशिक क्या है? मॉशिक एक माइक्रो प्रोसेसर है। किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। बस इतना ही याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर है और IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। वैग 12, वैग क्या है? वैग इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वैगन। वैगन मतलब लोकोमोटिव, है ना। वैगन मतलब लोकोमोटिव। तो ये क्या है? बेसिकली 12 नाम क्यों है? क्योंकि 12,000 हॉर्स पावर का बेसिकली ये इलेक्ट्रिक मोटिव है, तो नाम में ही पता चल रहा है। 12 मतलब 12,000, वैग मतलब वैगन, तो 12,000 का ये एक लोकोमोटिव है जो इंडियन रेलवेज़ ने ऑपरेशनलाइज़ किया है। क्या करेगा ये बेसिकली अलाउ करेगा कि फास्टर और सेफर मूवमेंट हो पाए हमारे हैवी फ्राइट ट्रेन्स का। और ये बेसिकली 6,000 टन का माल कैरी कर सकता है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो ये है अपना क्या? वैग 12, ठीक है। तो गाइज़ ये अपना साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका है ना। अगले लेक्चर में हम अपना इंटरनेशनल रिलेशंस को मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसको रिवाइज़ करते रहिए आप लोग, है ना। अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, काफ़ी कम दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, तो रिवाइज़ इसको करते रहिए। और बाकी जैसा कि मैं बोलता हूँ, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और मॉक्स लगाते रहिए, है ना। मॉक्स आप लगाओगे तभी आपका प्रैक्टिस बनेगा, है ना। चलिए फिर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो queries@thelaymanway.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, है ना। हम आपका रिप्लाई वहाँ कर देंगे। और बाकी पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।